मल्टीपल केसेस के आईआईटीज़ में सुसाइड हो रहे हैं बच्चों के। सर ऐसा क्या है कि इतना प्रेशर क्रिएट होता है? इन जनरल प्रेशर रहता है, आईआईटीज की या एजुकेशन का नहीं। आईआईटीज़ में ऐसा क्या है कि इतने सारे सितारे निकलते हैं? आईआईटीज एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स कुछ भी कर सकते हैं, उनको सोचने समझने के लिए, उनको अपने आइडियाज इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इंकरेजमेंट देते हैं। आपने कभी सोचा था कि यू बिकम अ डायरेक्टर एंड आप इतने सारी लाइफ्स को इन्फ्लुएंस करोगे? आई नेवर हैड थॉट ऑफ दैट, नेवर हैड थॉट ऑफ दैट। वी आर हर्डिंग द न्यूज़ फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज कि ईवीएम हैक होते हैं, उस पर फर्जी गिनती होती है। सच में सर ये ईवीएम हैक होते हैं? पॉलिटिक्स में इन जनरल एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि हम किस तरह से वोटर्स को स्वे कर सकते हैं अपनी तरफ। अभी देखने जाए तो इंडिया ज़्यादा एडॉप्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी। नो डाउट बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं बट वी आर लैगिंग बिहाइंड। क्योंकि ये सोचता रहता हूँ और मुझे खुद भी लगता है कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है। अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी इज नॉट मेड बाय अमेरिकन। Welcome back, guys, to the Janis podcast, where we just don't start the conversation, but we start the movements. And you know, guys, this is my second podcast, and first few podcasts are always special. And in this special podcast, we have a very special guest. He is in charge of such institution where millions of people wants to come and study. Yes, I am talking about none other than IIT Gandhinagar's director, Professor Rajat Manna. He is the member of Election Commission of India and in the various central government committees. He is a great storyteller, strategist and a great seeker. एंड आज हम उनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। उनकी इंस्पिरेशनल लाइफ जानने के बारे में जानेंगे कि कैसे वो फ्रॉम द स्टूडेंट टू बिकमिंग द डायरेक्टर ऑफ सच अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। आईआईटी के बारे में जानेंगे, आईआईटी की कैंपस लाइफ के बारे में जानेंगे, जेडबलई के बारे में सीखेंगे एंड जो भी टेक्नोलॉजी की जो लेटेस्ट करंट न्यूज़ है उनके बारे में डिस्कशन होगा। दिस इज़ नॉट जस्ट द थॉट प्रोवोकिंग सेशन बट इट विल बी रियल एंड इन डेप्थ। सो हाय रजत सर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, थैंक यू। हाउ आर यू? Yes, I'm good. Thank you for asking. Sir, one question. Why are you doing this podcast? आई थिंक आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट बिकॉज ऑफ this is my first podcast, and it's because of your insistence you made me do it. Thank you so much for coming, sir. Really appreciate. जनरली लोगों के बीच में क्या मिसकंसेप्शन होता है कि व्हाट आईआईटी डायरेक्टर डज? I think this is something very interesting. What does IIT director do? This is a very interesting thing. IIT director is the head of IIT, which means he is responsible for all the academics, all the administration, all the R&D, everything that goes around. He is the one who has to enable that environment. And IIT बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे एक इन जनरल जो रिसर्च है, कुछ भी छोटे से भी आईआईटी में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और इसका कनेक्शंस जो है आईआईटीज़ का, एकेडमिक्स का, इंडस्ट्री का, एक बहुत ही हाई लेवल पे होता है। तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी भिलाई और अब आईआईटी गांधीनगर, तीन आईआईटीज़ मेरे काफ़ी अच्छी तरह से देखे हुए हैं। और इन तीनों आईआईटीज़ में मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, चाहे वो रिसर्चर्स के साथ हैं देश विदेश के, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स के साथ हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के साथ हैं, वो एक डिफरेंट लेवल के होते हैं। और इस इन्वायरमेंट को बना के रखना आईआईटी डायरेक्टर का सबसे बड़ा काम होता है, अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर ये सब चीज़ में तो आपकी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होती होगी। तो फिर आप जब बच्चों को पढ़ाने जाते हो या बच्चों का मेंटरशिप करने जाते हो तो आप वो कैसे बैलेंस करते हो आपकी एनर्जी? एक्चुअली पढ़ाना तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। पढ़ाने का मौका मिलना एक बड़े आप अपने आप में प्रॉब्लम होता जाता है। तो मैं आईआईटी गांधीनगर में जब से मैंने ज्वाइन किया, मैंने हमेशा एक कोर्स पढ़ाने की कोशिश की है। समय कम मिलता है तो इसलिए किसी दूसरे फैकल्टी मेंबर के साथ कोलैबोरेट करके पढ़ाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो डिस्टेंस बढ़ती जाती है। अब जब
पढ़ाने का मौका आता है तो सबसे अच्छा ये होता है समय, उस समय कि सुबह पहली क्लास 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो क्लास होती है वो ले लें, क्योंकि उस समय सबसे जो समय होता है वो उसमें इतनी चहल पहल और इतनी हलचल नहीं होती है, शांति से क्लास हो जाती है। और क्लास होने के बाद आपका पूरा दिन जो है वो चहल पहल का रहता है, पूरा दिन एक्टिविटी का रहता है। क्लास की प्रिपरेशन करने के लिए फिर से इवनिंग का समय मिलता है, लेट इवनिंग प्रिपरेशन करना पड़ता है, और फिर उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार। तो मतलब एकेडमिक को बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ से बिल्कुल अलग रखना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाते समय और पढ़ने की तैयारी करते समय किसी भी तरह का डिस्टरबेंस होने से तैयारी सही से नहीं हो पाती है। तो इसलिए एक कंसंट्रेटेड टाइम समय चाहिए होता है, और वो समय तभी मिल पाता है जबकि लेट इवनिंग है या फिर अर्ली मॉर्निंग है, ओके, अदरवाइज वो क्लास में इम्पेक्ट होता है। अदरवाइज वो क्लास में फर्क पड़ता है। सर, हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम बीइंग IIT student, being IIT professor, to becoming the IIT director? I think my journey had been very, when I look back, um, I think what you're saying, it's like, with so much of as if somebody has achieved so much. But when I was in the journey, when you are in the middle of things, you don't realize what is going to happen. When I was a student, I was just a normal student, did my BTech from IIT Kanpur. After doing a BTech, I got into a job, didn't like the job, went back into IIT, went to IISc Bangalore, did my PhD. And after doing the PhD, again came back to IIT Kanpur as a faculty. So it's like you are living that moment in which you are in. So you are not doing something which is planning or extraordinary. When you look back, all these things sound extraordinary, but it wasn't the case like that. लाइफ पूरी अननोन ही होती है, उनके फ्लो में जाना होता है, बट व्हाट इन आवर हैंड्स इट्स जस्ट हार्ड वर्क एंड पैशन एंड कंसिस्टेंसी. So sir, let us take us back to the days when you are in the 5th standard, 6th standard. वो रजत मोहना कैसे थे? आपका ड्रीम कैसा था? आपका चाइल्डहुड कैसा था? I think my childhood was very interesting childhood, like a normal childhood. Everybody, uh, goes through. It's a typical middle class family. I have brothers, parents. We lived in a very small house and joint family. And because it was a joint family, we'll go and play in the evenings, and go to school, come back, do the homework, all that kind of things, like any childhood will do. All our kind of road on the road, you play games and all that on the streets. You have neighbors, you have friends around them, and that's all the childhood would be, and that's how the childhood was. I mean, there was nothing special or extraordinary about that, but there was nothing which was unusually hard also. It was like a normal childhood. सर, आपके ड्रीम्स क्या थे वो टाइम पे? आप जब 5वीं 6वीं या 10वीं स्टैंडर्ड में था तब? I think I always wanted to be a doctor. You did. Instead of medical doctor, I end up being a postgraduate or PhD doctor. आपने कभी सोचा था कि ये जर्नी ऐसे आगे बढ़ेगी एंड यू बिकम अ डायरेक्टर एंड आप इतने सारी लाइफ्स को इन्फ्लुएंस करोगे, इतने सारे बच्चों की लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं, करोगे? I never had thought of that. Never had thought of that. Of course, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था. Even at that time when I would actually, कुछ छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती थी. सपोज मैं क्लास 8th में हूँ, क्लास 5th के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती थी समझने में, मैं उनको पकड़ के बैठ जाते थे, कुछ समझाते थे. अच्छा लगता था. टीचर्स ऑलवेज आर द idols for you. You always look forward to being a teacher, because teachers actually teach you, they touch your life in a very different way. एंड इसलिए मुझे हमेशा वो लगता है कि टीचर तो बन ही सकते हैं. लेकिन दैट वाज, आई नेवर थॉट कि दैट आई वुड टेक एज अ प्रोफेशन. मतलब टीचर फॉर मी वाज अ मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स गुड. इट्स लाइक किसी को अगर मदद की जरूरत है, उसको समझाना सकते हैं तो समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प कर सकते हैं. इट वाज नॉट लाइक कि मैं टीचिंग को प्रोफेशन बनाऊंगा. ओके, गुड. सर, आप बेसिकली कहाँ से हो?
मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। मेरा जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश का एक शहर है बरेली। तो उत्तर प्रदेश में बरेली में मेरा जन्म हुआ था। वहीं पे मैंने अपनी स्कूल की एजुकेशन की थी, और क्लास 12 की एजुकेशन करने के बाद, जो कि मैंने यूपी बोर्ड से की थी, क्लास 12 की एजुकेशन करने के बाद मैं आईआईटी में चला गया था। तो बेसिकली मैं आईआईटी कानपुर में रहा हूँ। मेरा मेजर पार्ट ऑफ माय लाइफ वाज इन कानपुर। और उसके बाद बाकी देश में काफ़ी जगह, कई जगह घूमा हूँ, कई जगह रहा हूँ। तो सर आपने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया एंड देन यू मूव ऑन टू द आईआईएससी बेंगलोर फॉर द पीएचडी एंड यू ट्रांजिशन टू कंप्यूटर साइंस। सर आपको पहले से पता चल गया था 1989 में कि कंप्यूटर का युग आने वाला है? नहीं, आई थिंक वो तो बिल्कुल क्लियर था। ऑटोमेशन वॉज ऑलवेज द नीड फॉर इंडस्ट्री, और कंप्यूटर के बिना ऑटोमेशन नहीं हो सकता। तो 1976 में आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था। वो पहला डिपार्टमेंट था। लेकिन कंप्यूटर साइंस का एक्चुअली डिपार्टमेंट नहीं कहना चाहिए, उस समय वो कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम था। डिपार्टमेंट तो बाद में बना था, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर में ही था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कई डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, कई डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं। और आईआईटी कानपुर, ये मैं बात कर रहा हूँ 1980s की। उस समय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लोग पावर इंजीनियरिंग से इक्विवेलेंट मानते थे। कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रिकल पावर से उसको इक्वेट करते थे कि इलेक्ट्रिकल पावर की जितनी भी इंजीनियरिंग है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अमेरिकन सिस्टम स्लाइटली डिफरेंट था, और अमेरिकन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाज एवरीथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो कंप्यूटिंग है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पावर है, एवरीथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिक सिस्टम्स, दैट वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो अमेरिकन सिस्टम से ही प्रभावित थी, क्योंकि आईआईटी कानपुर अमेरिकन सिस्टम के साथ ही बना था, अमेरिकन अनुदान के साथ बना था। और शुरू में एक कानपुर क्याप करके एक प्रोग्राम होता था, कानपुर इंडिया अमेरिकन प्रोग्राम। उसके तहत अमेरिका की बहुत सारी यूनिवर्सिटी से विजिटिंग फैकल्टी, विजिटिंग प्रोफेसर्स जो है वो आते थे, और कानपुर को इस्टेब्लिश करने में उन्होंने बहुत योगदान किया। तो इसलिए कानपुर एक अमेरिकन एजुकेशन परंपरा से काफ़ी प्रभावित रहा है। और आईआईटी कानपुर में इसलिए वो हमेशा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही था, जिसमें आईआईटी कानपुर अभी भी, और तो खैर काफ़ी बहुत से दूसरे आईआईटीज़ भी, इंक्लूडिंग आईआईटी गांधीनगर, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को जनरली, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, सबको कवर करता है। कम्युनिकेशन है। तो इवन एट दैट टाइम कंप्यूटिंग वाज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। धीरे धीरे कंप्यूटिंग बहुत बड़ी हो गई, और इसलिए वो अलग डिपार्टमेंट्स बनने लगे। लेकिन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट होता था। और जब मैं आईआईटी कानपुर में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, तो उस समय कंप्यूटर साइंस था वहाँ पे। उस साल मतलब मैंने 1981 में ज्वाइन किया था। कंप्यूटर साइंस आईआईटी कानपुर में 1979 से शुरू हुआ था। तो तब तक 2 साल हो चुके थे, मेरा तीसरा साल था। और उसके बावजूद भी उस समय एक जनरल कंप्यूटर साइंस के लिए एक लोगों में उत्साह रहता था कि कुछ कंप्यूटर साइंस कोई एक नई चीज़ है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, और लोगों को कंप्यूटर के बारे में मालूम होता था। इतना नहीं मालूम होता जैसा आज मालूम होता है, लेकिन हाँ, कंप्यूटिंग कुछ एक अलग चीज़ है, कुछ एक अलग सिस्टम जैसे है, आज एआई है। जैसे आज एआई है। बिल्कुल। तो उस तरह से लोग जानते थे। और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया, उसके बाद नेचुरल था कि भाई मैं कंप्यूटर साइंस में धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। गुड। तो सर आपका थीसिस किस पे था? मेरा थीसिस पैरेलल कंप्यूटिंग पे था। और उस समय मैंने अपनी थीसिस के लिए कुछ IBM PC के मदरबोर्ड्स को जोड़ के, और उस पर कुछ एडिशनल हार्डवेयर बना के पैरेलल कंप्यूटिंग के सिस्टम्स बनाए थे। और उन पैरेलल कंप्यूटिंग के सिस्टम पे लिनक्स, उस समय तो यूनिक्स होता था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी पोर्ट किया था। और उस पे काफ़ी मेरा वो रहा था कार्यक्रम। और
एक अपने आप में एक नई चीज़ थी, स्पेशली इस कंट्री में, क्योंकि बहुत अर्ली कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग में बहुत कम लोग थे। सर, तो सर आपने जब आईआईटी कानपुर के लिए प्रिपरेशन की थी जेडबल की, तो सर आप भी क्या नॉर्मल स्टूडेंट की तरह दरवाजा बंद करके पूरा दिन पढ़ते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं वैसे भी इन जनरल, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा था, लेकिन मेरे सारे रिश्तेदार मुझसे हमेशा कहते थे कि मैं हमेशा बहुत पढ़ाकू था, कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ता ही रहता था, चाहे वो स्टोरी बुक है, चाहे वो, मतलब जैसे बाकी बच्चे जो इधर उधर की हरकतें करते रहते हैं, वो मेरा ये कुछ ना कुछ बुक्स को पढ़ने के लिए एक हमेशा रुझान रहता था, चाहे वो स्टोरी बुक है, चाहे वो कॉमिक्स हैं, चाहे वो साइंस की बुक्स हैं, चाहे जनरल नॉलेज की बुक्स हैं, चाहे कोर्स की बुक्स हैं। तो इसलिए वो मेरा हमेशा रहता था। और घर में, जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपके घर में कोई ना कोई रहता है जो कि आपको पढ़ा सकता है। मुझे मेरे दादाजी, ग्रैंडफादर ने मुझे पढ़ाया था, क्लास 10 तक वो मुझे पढ़ा सकते थे। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम होती थी वो ये होती थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिसमें आपको समझना पड़ता था, डाउट्स होते थे, लेकिन आपके वो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे, क्योंकि वो डाउट्स आपके या तो स्कूल में क्लियर हो सकते थे, और या घर पे अगर आपको वो डाउट है तो घर पे कोई अगर पढ़ा पाए तो उसको क्लियर किया जा सकता है। और इसलिए उस समय मैंने फिर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट उस समय डिफरेंट टाइप के होते थे। उसमें एक टीचर जो है वो 8 से 10 बच्चों को लेके एक टेबल के चारों ओर बैठ के पढ़ाते थे। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट उस तरह के होते थे। और मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, उसमें मेरे साथ करीब 10 लोग और थे, 10 बच्चे और थे, और टीचर पढ़ाते थे। तो ये सब पर्सनल अटेंशन मिलती थी, और कोई भी अगर डाउट होता तो उस डाउट को क्लियर कर लिया जाता था। तो मेरी एजुकेशन बेसिकली उस तरह से हुई है, और बाकी तो जो है वो प्रॉब्लम्स वगैरह खुद करते ही थे। ओके सर, वाह नाइस। सर, लेट्स चेंज द टॉपिक। आपने सर इलेक्शन कमीशन में काम किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, यू आर द मेंबर ऑफ दैट कमेटी। तो सर आपने ईवीएम, वीवीपैट उसमें भी काम किया है, उसकी टेक्नोलॉजीज पे भी। एंड वी आर हर्डिंग द न्यूज़ फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टीज दैट कि ईवीएम हैक होते हैं, उस पर फर्जी गिनती होती है। एंड इलॉन मस्क से भी आया था, यूएसए में से भी कमेंट आया था, तब भी यहाँ पे थोड़ी बवाल हुई थी। तो सच में सर ये ईवीएम हैक होते हैं? देखिए, जो मेरा जो मानना है वो ये है कि एक पॉलिटिक्स को अगर हम हटा के इसको, ईवीएम को एक टेक्नोलॉजी की निगाह से देखें तो हमारी पिक्चर ज़्यादा साफ होती है। पॉलिटिक्स में इन जनरल एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि हम किस तरह से वोटर्स को स्वे कर सकें अपनी तरफ। दिस इज द ओनली थिंग। और उसके लिए अगर आपको कुछ गलत भी बोलना है तो गलत बोल सकते हैं, कुछ सही बोलना है तो सही भी बोल सकते हैं, कुछ आश्वासन देने तो आश्वासन भी दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका एम होता है केवल वोटर्स को स्वे करना अपने लिए। अगर हम उस चीज को हटा दें और केवल इलेक्शन वोटिंग मशीन्स को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अगर हम केवल टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो इसकी टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। इट इज़ लाइक ए कैलकुलेटर। आप बटन दबाते रहिए, जो भी बटन दबाएंगे उसका एक काउंट बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ नहीं है। और चूंकि ये मशीन कहीं से कनेक्ट नहीं हो सकती किसी भी डिवाइस से, वाईफाई नेटवर्क ये इंटरनेट पीसी कुछ नहीं भी है, नहीं? ये पीसी नहीं है। इट्स लाइक सेइंग कि मेरे पास एक कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर जो है वो मैं उसमें बिजनेस के लिए कुछ कैलकुलेशंस करता हूँ, टोटल करता हूँ, बिल बुक बनाता हूँ, बिल बनाता हूँ। तो क्या वो कैलकुलेटर हैक किया जा सकता है? क्या उसकी वजह से मैं गलत बिल बना सकता हूँ? ये डाउट तो कभी किसी को नहीं आता है। तो इसमें भी वही है। और अगर आप किसी पूछे भाई कैलकुलेटर को हैक किया जा सकता है, तो वो यही बोले कैसे हैक करेंगे, इसमें कोई तरीका ही नहीं है, इसमें हम बाहर से कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते, कुछ कर नहीं सकते। वही चीज जो है वो ईवीएम के बारे में है। तो ईवीएम को हैक करना एज अ टेक्नोलॉजी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। नाउ दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन ईवीएम्स। अब आप कोई और मशीन लीजिए जो कि अगर आपने कहा कि भाई हम एक ईवीएम को पीसी पे बना सकते हैं, पीसी पे उसका सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं और ये पीसी ईवीएम की तरह काम करेगी, तो वो सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है नहीं हो सकता है वो एक अलग कहानी है, लेकिन पीसी तो हैक हो सकती है, क्योंकि पीसी में कोई वायरस आ सकता है, मेलवेयर आ सकता है। तो पूरा सिस्टम, अंडरलाइंग सिस्टम हमें पूरा देखना पड़ता है। इंडियन ईवीएम्स में वो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं,
उसमें कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप का नहीं है, ना विंडोज ना लिनक्स, कुछ तरह की चीज़ नहीं है। दिस इज व्हाट इज नोन एज बेयर मेटल मशीन है। इसके अंदर सारा सॉफ्टवेयर केवल ईवीएम के लिए, वो ईवीएम के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो इसमें नेटवर्क नहीं है, इसमें कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए इसको हैक नहीं किया जा सकता है। अब रही बात कि क्या आप इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं जिसमें आपने 4 की दबाई तो कुछ हो गया, या 1 की दबाई तो बोर्ड किसी दूसरे को चला गया? वो सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर जो भी है वो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग, उस सॉफ्टवेयर को देखना एक बार की एक्टिविटी नहीं है, वो हर साल होता है, हर इलेक्शन में होता है, हर इलेक्शन से पहले होता है, मॉक पोल्स होते हैं और उसको मैन्युअली वेरीफाई करते हैं। अल्टीमेटली ईवीएम का पर्पस यही है कि जनता ने जो वोट डाले वो वोट हमारे सही रिकॉर्ड हुए और उसी तरह से काउंट हुए या नहीं। इसके अलावा ईवीएम का और कोई मकसद नहीं है। तो इसलिए अगर वो सॉफ्टवेयर इतनी बार टेस्ट हो चुका है, इतनी बार देखा जा चुका है, तो उस सॉफ्टवेयर में ये तो जनता को विश्वास है, और जनता ही नहीं, ये सभी को विश्वास है, पॉलिटिशियंस को भी विश्वास है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। आज तक कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर नहीं बोल पाया कि उसने ईवीएम हैक कर ली। एक इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, एक ऐसे भी व्यक्ति को निकाल पाना जो कि कहे मैं हैक कर सकता हूँ, इतना डिफिकल्ट नहीं है। वो इतना सीक्रेटिव आदमी नहीं हो सकता। तो इसलिए दिस itself shows कि ईवीएम तो हैक नहीं हो सकती है। वाह सर, बहुत ही एलाबोरेटिवली आंसर दिया आपने। नाउ टू द स्टूडेंट लाइफ इन आईआईटी गांधीनगर, इन आईआईटीज। सर, आपने आईआईटी रिगार्डिंग कोई मूवी देखी है? आईआईटी के रिगार्डिंग में तो आईआईटी में पूरी लाइफ ही देखी है। मेरे लिए आईआईटी तो हमेशा ही एक मूवी रही है। हाँ सर। जनरली सर, स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या मिथ्स रहते हैं अबाउट जेईई? ये एक नॉर्मल प्रवृत्ति होती है कि आप जिस समय में हैं उस समय आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप 12th में हैं तो आपको जेई आपका एक मकसद है और जेई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसे ही आपका जेई में सिलेक्शन हो जाता है, वो जेई इज फार बिहाइंड एंड नोबडी टॉक्स ऑफ जेई। तो जो जेई है, एक जो एग्ज़ाम है हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए, और ये नहीं कि अंडर ग्रेजुएशन केवल जेई के थ्रू हो सकते हैं, और भी बहुत से मेथड हो सकते हैं, पर सारे आईआईटीज़ ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम जेई के थ्रू करेंगे। और जेई एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, बहुत लोग उसमें बैठते हैं, और इसलिए इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने की वजह से लोगों को एक लगता है कि इसे हमें क्रैक करना चाहिए, राइट, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन से सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। और इसलिए जेई एक बहुत बड़ी चीज़ है स्टूडेंट्स की लाइफ में, स्पेशली उनके लिए जो जेई क्रैक करके आए और उनके लिए जेई क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि जब वो देखते हैं ऐसे लोगों को जिनका आईआईटी में सिलेक्शन होता है तो उन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो वो एक सोशल स्ट्रक्चर हमारा इस तरह का है जिसकी वजह से आईआईटी की लाइफ डिफरेंट लगती है। और जहाँ तक आईआईटीज़ का सवाल है, वहाँ पे स्टूडेंट्स तो जो आते हैं, चूंकि वो एक निथी हुई प्रक्रिया के थ्रू आते हैं, एक निथार होता हुआ आते हैं, सिलेक्शन के थ्रू आते हैं, तो जो स्टूडेंट्स आईआईटी के अंदर आते हैं वो ऑब्वियसली एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनकी थिंकिंग डिफरेंट तरह की होती है और वो दिखती है कैंपसेस में। ओके, तो सर आज आप जेईई की प्रिपरेशन करते हो थे, आप ऐसे इसको कैसे डिफरेंटली अप्रोच करते हैं? मैंने क्योंकि इसे चूंकि जेई को बहुत नज़दीक से देखा है, एग्ज़ाम से भी, उसको कंडक्ट कराने के लिए भी, उसकी ग्रेडिंग के लिए भी, उसकी टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी मैंने जेई को बहुत नज़दीक से देखा है। बहुत सारी जेई की टेक्नोलॉजीज़ मैंने ही डेवलप की हैं। तो इसलिए मैं जो मुझे जो लगता है, कौन सी टेक्नोलॉजीज में आई नो? जेई पहले मैनुअल होता था और उसके बाद वो ओएमआर शीट्स पे होता था। ओएमआर की पूरी प्रक्रिया जो है वो जब जेई आईआईटी कानपुर ने कंडक्ट कराया था उस समय, और मैं उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता था कि जेई को किस तरह से किया जाए जिससे ओएमआर बेस्ड टेक्नोलॉजी पूरी अच्छी तरह से चले। फिर उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम जो मैंने गेट के लिए किए थे, गेट एग्ज़ाम, और उसके बाद धीरे धीरे वही आईआईटी जेई के लिए होते हैं।
2010 में गेट के लिए इंट्रोड्यूस किया था। उस समय मैं गेट का चेयरमैन था आईआईटी कानपुर में, और उस समय हमने इंट्रोड्यूस किया था और वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा है। आजकल सारे ही कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है वो जेई के हो या किसी के भी हों, उसी प्रक्रिया से चलते हैं। तो मेरा इसमें काफ़ी योगदान रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू योर अर्लियर क्वेश्चन, तो जेई एक जो प्रक्रिया है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उनके ज़िंदगी में बहुत बड़ा मायने रखती है। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, जेई की महत्ता उनकी ज़िंदगी के लिए छोटी होती जाती है कि उन्होंने तो अचीव कर लिया, अब उसके आगे कुछ अलग चीज़ है। तो कैंपसेस में ये आपको चीज़ ज़रूर दिखती है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका लेवल ऑफ इंटरेक्शन अलग तरह का होता है, उनका लेवल ऑफ डिस्कशंस अलग तरह का होता है, और उनका इंटरेक्शन फैकल्टी के साथ अलग तरह का होता है। तो ये तो दिखता है। ओके सर। सर जब आप स्टूडेंट होंगे तब आपने अलग तरह से जेई की प्रिपरेशन की होगी। नाउ यू नो द क्रक्स कि कैसे करनी चाहिए तो इजीली क्रैकेबल हो जाए। तो सर आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आज के स्टूडेंट क्या कुछ डिफरेंट अप्रोच ग्रहण करें? देखिए, मुझे जो लगता है आजकल लोगों को लगता है कि हम कोचिंग करें तो हमारा जेई की प्रिपरेशन होती है, लेकिन जेई की प्रिपरेशन कोचिंग से नहीं होती है। जो मुझे जो लगता है वो जेई की, और कोचिंग के बाद भी जो लोग जेई में जिनका सिलेक्शन होता है, आप उसको देख सकते हैं कि उनका सिलेक्शन क्यों होता है। जेई की प्रिपरेशन हमेशा चीज़ों को अच्छी तरह से समझने से होती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सब्जेक्ट की होना जरूरी है, बेसिक फील सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। और जब वो बेसिक फील आ जाता है तो उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। उसके बाद एक दूसरा हिस्सा है इसका कि आप जो है इसको कितनी तेजी से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जेई के पेपर टफ होते हैं, जेई के क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, और जो टफ होते हैं वो टफ भी एक अपने आप में एक सब्जेक्टिव मेथड है, सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है। जेई के पेपर बोर्ड के कंपैरिजन में टफ होते हैं, पर जेई के पेपर्स नहीं टफ होते। अगर कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होते हैं तो उसको उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके सॉल्यूशन निकालना आसान होता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जब वो चीज़ बार बार कराई जाती है तो लोगों की स्किल्स बेटर हो जाती हैं उस प्रॉब्लम सॉल्व करने की, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे तरीके देख लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के। तो इससे उनको फायदा होता है, और कोचिंग से जेई सॉल्व करने के लिए फायदा होता है। लेकिन वो चीज़ अगर कोई अपने घर पे भी करे, उसी डिसिप्लिन के साथ करे, उसी अनुशासन के साथ करे, खूब प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो उसको भी वही अचीव होगा जो कोचिंग से हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कोचिंग में वो होता है पीयर ग्रुप। क्योंकि आप कोचिंग में जो सीखते हैं पढ़ते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ करते हैं, और नहीं आता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ उसको डिस्कस करते हैं, उससे आपकी नॉलेज गेन बहुत ज़्यादा होती है। साथ मिलके पेपर सॉल्व करना, साथ मिलके क्वेश्चन सॉल्व करना, इससे आपकी स्किल्स में निखार आता है और कॉन्सेप्ट्स भी बेटर होते हैं। अभी भी आज भी हमारे जेई सिस्टम में बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो कि बगैर कोचिंग इंस्टीट्यूट के आते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए कोचिंग जरूरी नहीं है। कोचिंग तो एक माध्यम है जिससे कि पीयर ग्रुप में मिल सकते हैं, साथ बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक सिस्टम मिल जाता है, जब इसमें आपको कोई अगर डिफिकल्टी होती है किसी चीज़ को समझने की तो उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन असली चीज़ कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन करने के लिए स्पीड, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो सर कई खबर कुछ बच्चों को क्या प्रॉब्लम आता है कि जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके टॉपिक्स हो गए, फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हो गए, वो कितनी बार पढ़े तो जब जितनी बार पढ़ने जाए तब उनको लगता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं। तो वो कैसे सॉल्व हो सकता है वो चीज़ ये कि हमने एक बहुत बढ़िया पॉइंट रखा है। और एक्चुअली ये केवल इनऑर्गेनिक और केमिस्ट्री नहीं है कि सब बच्चों का कुछ अलग होता है। किसी बच्चे की फिजिक्स बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं, किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैथमेटिक्स नहीं। उसके खुद के इंटरेस्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। लाइक मुझे तो फिजिक्स में कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि हर बार कुछ नया दिखा। फिजिक्स भी और
इनऑर्गेनिक भी, फिजिकल केमिस्ट्री भी। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे हमेशा कुछ नई चीज दिखी। हम्म कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए तो चलते गए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब बहुत से बच्चों को जो है वो मैथ्स नहीं समझ में आता है, स्पेशली प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स नहीं समझ में आता है। हर बार एक प्रॉब्लम देखते हैं तो उनको लगता है कुछ नई तरह की प्रॉब्लम है। हम्म लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं, जहाँ ये विजुअलाइजेशन होता जाता है, हम्म तो फिर उसके बाद वो आसान हो जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आता है, हम्म राइट। तो हर चीज में, हर टॉपिक में ये एक डिफिकल्टी लेवल रहता है। हम्म और जिसमें ये डिफिकल्टी लेवल है, उसका सोल्यूशन केवल अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में है। जहां भी आपको डाउट है, जहां भी आपको प्रॉब्लम है, उसी चीज को बार बार करने से, रिविजिट करने से। रिविजिट करने से, या उस चीज को समझने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लोग क्या करते हैं, कई बार जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, समझ में नहीं आता है, तो उसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं, इंटरट्वाइंड होते हैं। एक आपने चीज छोड़ दी तो अगले टॉपिक को आने में आपको उतनी ही डिफिकल्टी होती है। तो मतलब ये, और फिर वो आपके पास समय नहीं रहता है कि आप पीछे जाके उसको सही कर पाए। सर एक्चुअली JEE के बाद में रियल लर्निंग शुरू होती है, स्किल एक्वायर करना, सीखना, कंपटीशन IIT के कैंपस के अंदर, उसमें ग्रो करना, उसमें डटे रहना। सर अरे अभी के टाइम पे कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में। पहले क्या आता था कि यही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे डिपेंडेंट है ये, तो कुछ समय पहले। उसके बाद नो कोड AI आया, बहुत सारे नए नए एल्गोरिदम्स आए। एंड उसके बाद में GPT आया, ChatGPT इन समथिंग। ChatGPT में भी बहुत सारे इनोवेशन होते जा रहे हैं। तो सर ऐसी क्या स्किल एक्वायर करें कि आज की जो डायनेमिक मार्केट है, डायनेमिक वर्ल्ड है, तो उसमें रिलेवेंट रहे। आई थिंक मैं इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। जब मैं खुद बीटेक कर रहा था, मैं उस समय का वर्ल्ड के थोड़ी सी ग्लिम्स देना चाहता हूँ। उस समय टेलीफोन नहीं होते थे, मोबाइल तो नहीं होते थे, पर टेलीफोन भी नहीं होते थे। एक अहमदाबाद जैसे शहर में मेरे ख्याल से उस समय मुश्किल से 1,000 फोन होंगे, 2,000 फोन होंगे, ठीक है, लैंडलाइन फोन जिसको कहते हैं। और इंटरनेट तो होता ही नहीं था, डेटा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। जब कंप्यूटर ही नहीं थे तो डेटा नहीं था। कम्युनिकेशन के नाम पे आप टेलीग्राम भेजते थे, फैक्स टेलीग्राम। फैक्स टेलीग्राम। और हमने उस समय एजुकेशन की थी, तो उस समय की जो एजुकेशन थी उस समय की टेक्नोलॉजीज के बारे में थी। IIT में उस समय भी शायद डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बताते थे, और मैंने डेटा कम्युनिकेशन के बारे में सीखा था वहां से, कंप्यूटिंग के बारे में सीखा था, प्रोग्रामिंग के बारे में सीखा था। पर वो जो उस समय सीखा था, अगर मैं उसी के बेसिस पर रहता तो आगे आज नहीं। कुछ नहीं कर पाते। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी हमेशा से बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से बढ़ी है। आज की तारीख में हम AI की बात कर रहे हैं, हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम कुछ भी देखें, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। इवन आप, और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा जो रीजन होता है टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का, वो एक देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए होता है कि देश पे किसी तरह से हमला ना हो, किस तरह से आप उसे बचा पाएं। आप 1971 की वॉर और आज की वॉर में देख लीजिए, बहुत फर्क है। 1971 में हमारे पास कोई प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल्स इस तरह की चीजें नहीं होती थी, गन्स होती थी, उनके बेसिस पर लड़ाई होती थी, तोप होती थी। तोप होती थी। आज की तारीख में हमारे पास बिल्कुल ही डिफरेंट तरह के गैजेट्स हैं। अभी कल जो पाकिस्तान के साथ हुआ है कि पाकिस्तान ने इतनी जगह इंडियन सिटीज़ पे हमला किया, और हर जगह हमला हमारी एयर नाकाम हो गया। डिफेंस सिस्टम ने उसको ख़त्म कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? अगर हम 50 साल की इस जर्नी को देखें तो 50 साल की जर्नी में टेक्नोलॉजी इज द ओनली इनपुट जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। यस। ठीक है। और इंडिया ने टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है। जब पार्टीशन हुआ था, उस समय जो इंडिया की हालत थी और पाकिस्तान की हालत थी, उसमें इंडिया एक बहुत ही गरीब देश था और पाकिस्तान जो है
अमीर देश में माना जाता था, और आज आप देखें सिचुएशन पूरी उल्टी है। उल्टी है पूरी। हमारे पास क्या ऐसा हथियार रहा है जिसकी वजह से हमने ये तरक्की की? केवल शिक्षा, केवल टेक्नोलॉजी। और इंडिया में शिक्षा और टेक्नोलॉजी पे इतना फोकस दिया गया है, अगर हम उस फोकस को बरकरार रखते हैं तो हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। मैं अपने 1980s से और अब तक का देखता हूं तो 45 साल में टेक्नोलॉजीज में इतना डिफरेंस आया है। मेरे बहुत से दोस्त जो उस समय मेरे साथ ग्रेजुएट किए थे, आईआईटी से कोई भी ग्रेजुएट करता है तो वो शायद टेक्नोलॉजी के बिल्कुल टॉप मोस्ट शिखर पे होता है। लेकिन अगर आप उस शिखर पे उस समय थे और अगर आप वहीं पे रहे तो शिखर तो आगे बढ़ता जाएगा और आप वहीं पे रह जाएंगे। आज मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सएप वगैरह करना या ईमेल करना या वेबसाइट देखना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं कि भाई तुम ये काम कर दो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे जो लगता है कि केवल टेक्नोलॉजी की नॉलेज के थ्रू ही आगे बढ़ सकता है। आदमी के अंदर एक प्रवृत्ति होनी चाहिए सीखने की, एनवायरनमेंट से, पढ़ने की, Continuous सीखने learning. की, कंटिन्यूस लर्निंग। जिस दिन आपकी कंटिन्यूस लर्निंग बंद हो जाती है उस दिन आपका आगे बढ़ने का जो एक चीज है कि आप आगे रहते हैं सबसे, वो खत्म हो जाती है। We become obsolete. वी बिकम ऑब्सोलीट। और यही चीज इस देश की हमेशा से, वैदिक काल से अब तक, यही चीज इंडिया की एक हमेशा बखूबी रही है। ये हमारे जहन में है, हमारे संस्कारों में है कि हम आगे बढ़ें, कुछ सीखें। एग्री सर। ऐसे मुझे 3 फील्ड बताइए एक्सेप्ट एआई एंड एमएल कि जो आज की टाइम में प्रोमिनेंट है और प्रोमिनेंट होने जाने वाले हैं फ्यूचर में, फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो अभी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं उनके लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजीज is one very big thing that is going to come. ओके। Quantum computing, quantum physics, quantum communication, quantum algorithms, quantum sensors, quantum materials, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और ये एक बहुत आने वाले समय में बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। एआई तो खैर दिखता ही है, एआई के बारे में कुछ कहना मतलब वो तो सेल्फ एविडेंट है। इसके अलावा मुझे लगता है मटेरियल्स पे बहुत काम होने जा रहा है, मटेरियल साइंस। इनफैक्ट जो तरह तरह के मटेरियल, चाहे सेमीकंडक्टर्स की बात कीजिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के मटेरियल्स की बात कीजिए, चाहे सोलर सेल्स की बात कीजिए, मटेरियल्स हैव ऑलवेज बीन अ वेरी हाई प्रायोरिटी। और आने वाले समय में इंजीनियरिंग में मटेरियल्स आर गोइंग टू टेक मेजर पार्ट। ओके। They are going to shape up our lives. In fact, materials also is not so evident. पर अगर आप materials देखें तो पिछले 40-50 साल में materials में भी इतना डिफरेंस आया है आम आदमी के लिए भी, कि आज की तारीख में जो कपड़े आप पहनते हैं और जो आज से 50 साल पहले कपड़े पहनते थे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके, आज आप जो खाना खाते हैं और जो 50 साल पहले खाना खाते थे, उसके बनाने के जो बर्तन होते थे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, आज आप जो लाइट्स देखते हैं और उससे 50 साल पहले जो बल्ब्स होते थे, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में, मटेरियल्स अलग है। आजकल हम एलईडीज की बात करते हैं जो कि सेमीकंडक्टर लाइट है। उससे पहले हम बात करते थे बल्ब्स की जो कि फिलामेंट बल्ब्स होते थे। तो इतना ज़्यादा मटेरियल्स में डिफरेंस आया है। आज से 50 साल पहले जो इंजेक्शंस लगते थे वो कांच की सुई, मतलब कांच के इंजेक्शंस होते थे। अब डिस्पोजेबल आते हैं, और डिस्पोजेबल ही नहीं, उनकी प्लास्टिक भी डिफरेंट तरह की होती है। तो वो भी एक काफ़ी मटेरियल्स में बहुत चेंजेस आए हैं। और मुझे लगता है कि मटेरियल साइंस इतना एविडेंट नहीं लगता है, लेकिन उसमें भी काफ़ी तरह से चेंजेस आते हैं। तीसरा मुझे जो लगता है एनर्जी, वाटर, एयर, पॉल्यूशन, ये 4 एरिया। ग्रीन एनर्जी, हम एनर्जी हमेशा पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेते आए हैं। आज की तारीख में हम सोलर की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में हम हाइड्रोजन सेल्स वगैरह की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी अपने आप में एनर्जी, और एनर्जी हमारी बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। जितना हम एनर्जी यूज़ करते हैं
उतना ही हम सिस्टम को डिस्टर्ब भी करते हैं। Okay. तो हम किस तरह से ये ग्रीन एनर्जी ले जिससे सिस्टम का डिस्टर्बेंस कम से कम हो, उससे पॉल्यूशन भी कम होगा, और उससे पानी का, हवा का, सब चीज़ों का जो पॉल्यूशन है वो कम होगा। और ये मुझे लगता है ये तीसरी एक मेजर एक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी जिसे कहते हैं, किस तरह से हम सस्टेनेबल लाइफ रखें। तो ये 3 फील्ड गोइंग टू मेक द फ्यूचर। एब्सोल्युटली। ओके सर, आईआईटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आईआईटीज़ में ऐसा क्या है कि इतने सारे सितारे निकलते हैं? बिजनेस फाउंडर्स हो गए, सीईओज हो गए, बड़ी बड़ी आईआईएम्स में, बड़ी बड़ी बिजनेस स्कूल्स में वहाँ से बच्चे जाते हैं। तो ऐसा तो क्या है सर? मुझे लगता है ये आईआईटीज से ज़्यादा इंडिविजुअल का अचीवमेंट है। आईआईटीज ओनली एक्टिवेट दोज इंडिविजुअल्स टू लर्न अबाउट देयर ओन पोटेंशियल। आईआईटीज एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स कुछ भी कर सकते हैं, उनको सोचने समझने के लिए, उनको अपने आइडियाज इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इंकरेजमेंट देते हैं। चाहे वो स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ के थ्रू हो, क्लब एक्टिविटीज़ के थ्रू हो, चाहे वो कोर्सेज के थ्रू हो, चाहे वो एग्ज़ाम्स के थ्रू हो, किसी भी तरह से हम लोगों को एक ये इनकरेज करते हैं कि वो अपने अंदर की खूबी को निकालें, आइडियाज़ को निकालें और उसको इम्प्लीमेंट करें। और जब लोगों को अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का हेजिटेशन खत्म हो जाता है तो फिर लिमिट्स खत्म हो जाती हैं, और लोग जो है लिमिटलेसली उस पर काम करते हैं। और जब वो करते हैं तो फिर धीरे धीरे लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। जब आईआईटी से बच्चे निकलते हैं, किसी भी समय आप देखिए आईआईटी से बच्चे निकलते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, पर वही स्टूडेंट्स 20 साल बाद, 30 साल बाद कहीं ज़्यादा काम करते हैं। वो इसलिए नहीं कि उन्होंने उसके लिए कुछ काम किया, उसके लिए कुछ एक अलग से स्कीम बनाई, अलग से प्लानिंग की, बस ये कि वो अपना काम करते रहे और पूरी लगन के साथ करते रहे। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं लिया, जो उनको अच्छा लगा वो किया। और इसकी प्रेरणा उनको आईआईटी के जो कैंपस लाइफ में उनको जो मिली, चाहे वो क्लासरूम, चाहे वो क्लासरूम के बाहर, और उनको जो इंकरेजमेंट मिला उसकी वजह से हुआ। सो इट इज़ अ लॉन्च पैड समथिंग। हाँ, इट इज नॉट आईआईटी डूइंग इट, इज नॉट स्टूडेंट्स डूइंग इट अलोन। ये सारा सिस्टम बन के चलता है। ओके, तो इसमें सर प्रोफेसर, स्टूडेंट, सबका एक समान सर्कमस्टांसेस मिलते हैं, उन लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए तरीके मिलते हैं, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के तरीके मिलते हैं, उनको ये मालूम पड़ता है कुछ करने के लिए क्या करना चाहिए। ओके सर, एग्री। तो सर आईआईटी गांधीनगर और आईआईटीज़ की कैंपस लाइफ कैसी होती है? आज की तारीख में, और वो हमेशा से भी होती है, और ऐसी कौन सी मज़ेदार चीज़ है कि बहुत कम लोगों को पता है? आज की तारीख में कैंपस में सुबह के समय बिल्कुल शांति होती है, और रात को आईआईटी सोता नहीं है। आईआईटी में कभी सोते नहीं है। आईआईटी सोता है, सुबह सोता है। लेकिन इसके बारे में लोग कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम जो शायद वेस्टर्न सिस्टम के लिए काम करते हैं, और इसलिए, और वेस्टर्न सिस्टम की तरह काम करते हैं, इसीलिए हमारा जो टाइम है वो वेस्टर्न सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये है कि हमारे आईआईटी सिस्टम की जो लाइफ है वो एक तरह की फ्री लाइफ है। लोगों को कुछ भी करने की छूट है, लेकिन वो छूट उसी हद तक है कि जब तक आप जो है वो पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हम डिसिप्लिन भी बना के रखते हैं, हम लोगों को छूट भी देते हैं कि लोग काम करें, और छोटी मोटी गलती अगर लोग करते हैं उसको माफ भी करते हैं। सर अटेंडेंस जैसा कुछ होता है? नहीं, नहीं होता। नहीं। वाह। अगर लोग अपने आप क्लास अटेंड करते हैं तो उससे बड़ी अच्छी क्या बात है, और अगर उनको क्लास बगैर अटेंड किए इधर उधर सीख सकते हैं तो वो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे उनकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ती है। ओके, सो सर एज अ स्टूडेंट आपका सबसे बेस्ट हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस क्या था? हाँ, आई थिंक हमारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हॉस्टल लाइफ का होता था कि हॉस्टल में जो क्वाड होते थे, क्वाड होते हैं कि छोटे छोटे हॉस्टल विंग्स के बीच में जो फील्ड्स निकल आती हैं,
ग्रीन फील्ड्स, उसको यूज करके वहां पे कुछ नहीं, ईंट वींट लगा के क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया या सिपोलिया खेलना शुरू कर दिया, या कुछ नहीं तो मतलब अपना आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसी चीज की रोक टोक नहीं है। तो हॉस्टल का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये होता था। और दूसरा एक एक्सपीरियंस होता था जो मुझे नहीं लगता कि आजकल होता है, मेस के टाइमिंग्स होते थे। शाम को डिनर 7 बजे से 9 बजे तक या जो अच्छा। भी है, और ठीक 7 बजने में 10 मिनट पे लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते थे कि पता नहीं जैसे कि मिलेगा कि अगर नहीं अभी मिलेगा। मिलेगा नहीं तो बाद में मिलेगा नहीं तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारी याद है आईआईटीज की लाइफ के लिए। आजकल तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसा बहुत होता था। हाँ, आपको भी लगता है वो भी क्या दिन थे। बिल्कुल सर, वन टॉपिक दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड एंड नीड्स टू बी वर्कड ऑन, एंड इस पे डिबेट भी होनी चाहिए और कुछ इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। आजकल के टाइम पे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, मल्टीपल केसेस के आईआईटीज़ में सुसाइड हो रहे हैं बच्चों के। अभी रिसेंट केस की बात करें कि तो आईआईएम अहमदाबाद के अंदर एक बच्चे ने सुसाइड किया। तो सर ऐसा क्या है कि इतना प्रेशर क्रिएट होता है, एंड ये प्रेशर को कैंसल आउट करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेते हैं, एंड क्या अभी भी कुछ कमी रह जा रही है कि इतने सुसाइड अभी भी चालू है? सच में इतना प्रेशर होता है बच्चों पे? देखिए, ये बच्चों का जो लाइफ है उस समय फर्स्ट 25 ईयर्स का, स्पेशली 17-18 साल से लेकर 30 साल तक की जो लाइफ होती है, उसमें बच्चों पे इन जनरल प्रेशर रहता है। आईआईटीज की या एजुकेशन का नहीं है, जनरल प्रेशर रहता है। और बहुत सारे तरह के प्रेशर होते हैं। मुझे आगे क्या करना है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, ठीक है। और उस समय बहुत सारे तरह तरह के प्रेशर्स होते हैं। उस समय के बच्चा बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा होता है। ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ। और मुझे जो लगता है कि उन समस्याओं का जब तक निराकरण नहीं होता है, जब तक उन चीज को सॉल्व नहीं करें बेसिक को, तब तक जो है वो हम बच्चे की ये जो डिफिकल्टीज है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। अब उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती जाती हैं। तो कुछ तो हमारे फैक्टर्स होते हैं जो मेडिकल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक होते हैं। वो बच्चों के या किसी भी आदमी के ब्रेन उस तरह से वायर्ड है। इट्स अ वेल नोन मेडिकल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वायरिंग उस तरह का मतलब ये नहीं कि हर कोई अब जाके सुसाइड करे। भाई, हर आदमी की वायरिंग इस तरह की है क्योंकि हम जो है वो अल्टीमेटली वी हैव अ मैकेनिज्म इन आवर सिस्टम टू किल आवर सेल्फ। कैंसर उसी तरह से आता है। वी हैव अ मैकेनिज्म इन आवर सिस्टम कि अगर हमें किसी तरह का जो है वो इन्फेक्शन होता है तो हम बॉडी में अपने ही सेल्स को मार के कुछ करके इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। ये हमारी कांस्टेंट फाइट है अंदर। वो कांस्टेंट फाइट चलती ही है। तो वो हमारा मेडिकल इवोल्यूशन ही उस तरह का। लेकिन इसका ये नहीं कि हर कोई जाके सुसाइड करता है। सुसाइड क्यों होता है? क्योंकि एक तो ये हमारी मेडिकल हिस्ट्री है और दूसरा इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में अगर आपके पास कंपटीशन हर जगह बहुत ज़्यादा है, आपस में ही पीयर ग्रुप कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आपको अगर कुछ उसमें थोड़ा सा फेलियर लगता है कि भाई मैं इसकी वजह से नहीं हुआ, तो आप डिप्रेस हो जाते हैं कि आज मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं मेरा एग्जाम में ग्रेड कैसा आएगा। एग्जाम में ग्रेड अच्छा नहीं आएगा तो पता नहीं मुझे जॉब कैसा मिलेगा। जॉब नहीं मिलेगा तो पता नहीं मैं पास भी हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं आगे मेरी लाइफ कैसी होगी। सो देयर लाइक स्टिचेस ऑफ स्टोरीज एंड लाइफ दैट गोज ऑन। कुछ लोगों में ये विवेचना, कुछ लोगों में ये अंतर्दन ज्यादा चलता है, कुछ में कम चलता है। कुछ लोग जो है इसको इमीडिएटली दे कैन, आई मीन, दुख तो सबको होता है, कोई ना कोई कोई किसी के ज़्यादा साथ होता है। सेंसिटिव होता है, कोई कोई ज्यादा कम सेंसिटिव सेंसिटिव होता होता है। है, कुछ कम होता है, कुछ उसको अपने दिल में बसा के रख लेते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है प्रेशर से ज्यादा। और आजकल एक हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी चीज जो चल गई है वो है रिलेशंस और इनेबिलिटी टू हैंडल रिलेशंस। चाहे वो फ्रेंड्स के बीच में है, चाहे वो पेरेंट्स के और फ्रेंड्स बच्चों के बीच में है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में है। रिलेशंस और रिलेशन से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं,
और जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। रिलेशंस में एक बहुत जरूरी चीज है कि हम रिलेशंस की फेल्यूअर्स को समझें, उनके कारणों को समझें और उनको हम संज्ञान में लेते हुए रिलेशंस की बाउंड्रीज बनाएं। जब हम रिलेशन की बाउंड्रीज बनाते हैं तो हम जो है वो उसको एक अलग तरीके से देखते हैं। फैमिलीज में बच्चों पे प्रेशर होता है कि भाई तुम जो है अच्छा नहीं करोगे, तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम जो है शुरू से बच्चों को बताते आते हैं कि भाई तुम्हें अच्छा करना है, प्रेशर डालते हैं। उसके बाद आईआईटी में आते हैं, आज की तारीख में मोबाइल फोन्स अवेलेबल है। सबसे पहला काम ये होता है भाई सुबह बच्चे को फोन करके, बेटा ब्रेकफास्ट ले लिया? ब्रेकफास्ट में क्या था? क्यों नहीं ले रहे हो ब्रेकफास्ट? तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। ये सब चीजें जो है वो ऐसा नहीं कि पेरेंट्स जो है वो गलत रीजन से कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से प्रेशर बनता जाता है। हम एक दूसरे की लिमिट्स को नहीं जानते और उसमें हम कंटिन्यूअसली उसमें दूसरे की लिमिट में घुसते हैं और ये एक अननेसेसरी एक मेंटल अंतर्द्वंद पैदा करता है बच्चों के मन में या किसी भी आदमी के मन में। आप उसको कंटिन्यूअसली टोकते रहो, कुछ कहते रहो तो उसके मन में एक फीलिंग आती है कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूं। आप अच्छे कारणों की वजह से कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मालूम दूसरे के मन में क्या चल रहा है। और ये सब 10-12 कारण मिलके, अब अगर एक दिन एक पेपर खराब हो जाता है या एक दिन उसका अपने एक दोस्त से झगड़ा हो जाता है, दैट कैन बिकम द ट्रिगर पॉइंट, बट दैट इज नॉट द कॉज। हमें रूट कॉज को ढूंढ के उसको खत्म करने की जरूरत है। So today's youth needs to understand the emotional intelligence, how to manage our own feelings and the others' feelings as well. कि emotions को कैसे manage करें. That is the मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जो है वो अपने आप को इतना सशक्त बनाएं कि दूसरे के टोकने ना टोकने से फर्क ना पड़े। जैसे कई बार सुनना है, अरे बच्चा को सुनता नहीं है, लापरवाह है, किसी की नहीं सुनता है। वो एक्चुअली उसकी एक स्ट्रेंथ है कि वो ही इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय समबडी सेइंग समथिंग। he is positive में इसे देखा जाए तो पॉजिटिव तरीके से देखना he चाहिए। is focused, he is very well focused on ही his नोज कि उसे क्या करना है। Hmm. दूसरे के कहने से उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। What's one thing that worries you most about the AI and excites you most about the AI? I think what worries me more about AI is this misuse. It's a very powerful tool, very, very powerful tool that is going to be available to everybody. Now, every time a tool is given, people use it and people misuse it. Right? If you use it correctly, it's a support. If you misuse it correctly, it is a wrong thing. I mean, as simple a thing, मुझे याद है बचपन में हमारे यहाँ कहा जाता था कि आप बॉल पेन से नहीं लिखें, एड जेल वगैरह ये सब पेन नहीं यूज करें, इंक पेन से लिखें, पेंसिल से लिखें, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। आज की तारीख में उसको कोई बोलता भी नहीं है। तो पेन जो है वो टूल थे, आपने पेन को यूज किया, पेन को नहीं यूज किया। किस तरह से यूज किया आपने पेन को? आप एक अच्छी पोइम, अच्छी स्टोरीज लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। आप उसी पेन को एक बहुत गंदा लेटर और गंदी भाषा में लिख के किसी को गाली दे सकते हैं। तो टूल आपका वही है, उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे मिसयूज करते हैं। एआई के साथ भी वही है। अभी हम देखते हैं फेक और डीप फेक चलते हैं। दिस इज मिसयूज, राइट? बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम उसी चीज को एक वीडियो बना के डीप फेक टेक्नोलॉजी जिसको यूज कर रहा है, उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके वीडियो बनाएं जिससे हम जो है वो लोगों को किसी भी बारे में बताएं, समझाएं, ये बोलें कि भाई आप जैसे साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और आपने उसके लिए एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में आपने सारे एक्टर्स आपके एआई से जनरेट किए, लेकिन उस वीडियो का मतलब है वही सेम चीज आपने पॉजिटिव तरीके से यूज की या नेगेटिव तरीके से यूज की। उसी चीज को आपने लोगों को बताया कि आपको अपना अकाउंट कैसे सेफ रखना चाहिए, उसी चीज को आपने यूज किया और उसी को अकाउंट को हैक कर लिया।
तो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है एआई के बारे में, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल विच कैन एक्चुअली गो लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, चाहे वो हेल्थ केयर में है, चाहे वो एजुकेशन स्पेस में है, चाहे वो फाइनेंस में है, चाहे वो स्पेस में है, चाहे वो नॉलेज में है, हर चीज में आपके लिए एआई इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव टूल, चाहे इंटरटेनमेंट के लिए है। ओके, तो सर आज अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, तो इफ़ यू वांट टू यूज़ पॉजिटिवली तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आई थिंक आज की तारीख में जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी वजह से सब जो है वो आज बंद दिस हुआ, इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ एआई। दिस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ एआई। और आज ही की तारीख में जो झूठ फैलाया जा रहा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये प्लेन गिरा दिया, ये इसको मार दिया, ये वो भी एआई के हैं। तो हमें, और उसी एआई को यूज करके हम ये भी नॉलेज मालूम कर सकते हैं कि भाई फेक है या नहीं है, ठीक है, तो सच्चाई भी मालूम कर सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कि वो एआई का यूज और मिसयूज आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा रेलेवेंट होता जा रहा है। गवर्नमेंट का एक पोर्टल भी है, उस पे कहीं आपका खुद का डीप फेक बन गया है या फिर ऐसी इमेज बन गई है कि आपको अलग रीत से रजू कर रही है, आपको ख़राब रीत से रजू कर रही है, तो आप वो फ़ोटो अपलोड करोगे वहाँ पे, तो पूरे वेब में जहाँ पे भी वो इमेज अवेलेबल है, वो एआई फाइंड कर लेगा एंड इट विल डिलीट इट। देखिए दिस इज़ द ये चीज हम इसको अलग तरीके से देखते हैं। आपका डिजिटल फुटप्रिंट वंस क्रिएटेड कैन नेवर बी डिलीटेड, ओके। कहीं ना कहीं तो रहेगा। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज में इसको लेके देर इज अ टॉक दैट इज गोइंग ऑन दैट वी मस्ट हैव अ बेसिक राइट ऑफ फॉरगेट, राइट टू फॉरगेट। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज मान लीजिए आज जो है वो कोई एक क्राइम होता है और लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे दे दिया कि ये इस आदमी ने इसका इसकी दुकान लूट ली, ठीक है, और ये आपने फैला दिया, हर जगह हो गया, तो अल्टीमेटली उस आदमी को आपने लुटेरा बता दिया, चोर बता दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट, व्हाटएवर, और ये मालूम पड़ा कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन उस आदमी की रेपुटेशन तो खत्म हो गई। उसको आपने बरी कर दिया, आज 4 साल बाद उससे बदला लेने के लिए कोई पुरानी चीज निकाल के उसको फिर से उसको जो है वो वायरल कर सकता है। तो पॉइंट ये है कि आज की तारीख में डिजिटल फुटप्रिंट वंस क्रिएटेड कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, कहीं ना कहीं उसका फुटप्रिंट रखा होगा, ठीक है, और चूंकि वो रखा हुआ है तो इनफैक्ट people are saying and talking about, and this I think entire humanity has to look into, and how do we implement, how it has to be done through legal system, through law enforcement and all that. There has to be something known as right to forget. This is my basic right कि अगर मेरी रेपुटेशन खत्म हो गई किसी भी वजह से और वो चीज गलत थी, I have a basic right to say please delete it from everywhere. ओके। सो हमें ऐसी चीज़ें बनाने पे फोकस करना है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हो रादर देन क्योर। Right. ओके। सो सर अभी देखने जाए तो इंडिया ज़्यादा एडॉप्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी को, नो डाउट बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं, बट वी आर लैगिंग बिहाइंड यूएस एंड चाइना। देखने जाए तो चाइना का खुद का एक पावरफुल जीपीटी है, डीप सीक। वेस्ट का खुद का एक जीपीटी है, चैट जीपीटी। बट हम खुद का इतना पावरफुल जीपीटी क्यों नहीं बना पाए? वी आर लॉर्ड्स ऑफ engineers and all the things. आई थिंक ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और उसका मैं खुद भी चूंकि ये सोचता रहता हूँ और मुझे खुद भी लगता है कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ के ही इंजीनियर्स बाहर जाके बहुत अच्छा काम करते हैं, और इनफैक्ट अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी इज नॉट मेड बाय अमेरिकन्स, Made by Indians. मेड बाय इंडियंस, मेड बाय चाइनीज, मेड बाय इमिग्रेंट्स, Yes. ठीक है। आई मीन दे आर अमेरिकन्स बिकॉज दे आर अमेरिकन सिटीजन, बट दे आर ओरिजिनली इमिग्रेंट्स, And major companies are run by Indians. and major companies are run by people outside of America. Agree. Now,
बन कैसे नो, इसमें क्या है, अमेरिका तो 400 साल की तो हिस्ट्री है, तो 400 साल में अमेरिका की पुरानी हिस्ट्री हो नहीं सकती। अगर आप 400 साल की बात करें, 400 साल में तो पूरी ह्यूमैनिटीज कई बार रिप्लेनिश हो चुकी है। ठीक है, पुराने 400 साल पुराने लोग अब नहीं एग्जिस्ट करते। तो आज भी अमेरिका में या कहीं भी अगर आप देखें, जो मेजर टेक्नोलॉजीज हैं वो बाहर वाले लोग आके करते हैं। क्या हम उन इंडियंस को जो बाहर जाते हैं, इंडिया में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकते जिससे कि वो यहाँ पे वो काम करें? तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ये काम नहीं कर पाते हैं? अगर हम उसको रियलाइज करें और उसको रिकॉग्नाइज करें तो हमें सिस्टम समझ में आएगा, प्रॉब्लम समझ में आएगी। इंडिया में टेक्नोलॉजी का मार्केट बहुत कम है, और जो भी है डीप टेक्नोलॉजी का मार्केट वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट इज द कस्टमर। इंडियन टेक्नोलॉजी का मार्केट इज लार्जली इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। हम मोबाइल फोन अच्छे अच्छे रखेंगे, हम टीवी अच्छे अच्छे रखेंगे, हम म्यूजिक सिस्टम अच्छे रखेंगे, हम सारी जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो अच्छी होगी हमारी। लेकिन हमारी जो डीप टेक्नोलॉजी है उसका मार्केट हमारे पास नहीं है, प्राइवेट में नहीं है, उसका मार्केट गवर्नमेंट पे है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स जो हैं वो इनोवेशन ड्रिवन नहीं है। ओके। गवर्नमेंट कैसे प्रोक्योर करती है? टेंडर देती है कि आपको ये चीज चाहिए, आपके पास अगर एग्जिस्ट करती है तो आप उसको जो है वो कोट करिए, जो लोएस्ट कोट होगा उसके बेसिस पे ऑर्डर मिल जाएगा। तो इनोवेशन का नहीं है इसमें, एक्सेस का है। एक्सेस का है। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई बिलीव इन आवर इंडियन इकोसिस्टम इज। सो वी नीड टू इम्प्रूव आवर एक्सेस। बिकॉज चाइना की बात करें कि जो डीप सीक का फाउंडर है वो अराउंड 6 7 10 साल से इस पे काम कर रहा होगा मे बी, बट हाउ मच दे एक्सेस ऑफ दे फंड, वो बंदे ने 700 करोड़ से भी ज़्यादा का हेज फंड खुद से शुरू किया, लोगों से पैसे इकट्ठे किए एंड सारे के सारे हेज फंड के खुद के हेज फंड के पैसे डीप सीक में डाल दिए। सो ये स्ट्रक्चर हम इंडिया में देखने जाए तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। सो दिस एक्सेस इज क्रिएटिंग अ बिग डिफरेंस। एब्सोल्युटली। तो इंडिया में फॉर एग्जांपल हम इंडिया में सेमीकंडक्टर्स क्यों नहीं ला पाए? सेमीकंडक्टर प्रोसेस जितने भी हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं, पर वो तो आज है ना, 70s में तो नहीं थे, 80s में तो नहीं थे। हमने क्यों नहीं उस समय सेमीकंडक्टर के प्रोसेसर को यूज किया? क्योंकि हमारे यहाँ उसका मार्केट नहीं था। हमारे यहाँ उस तरह की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, हमारे यहाँ उस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन नहीं थी। आज जब हम सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर्स हैव बिकम प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव टू एक्चुअली सेटअप अ प्लांट ऑफ मॉडर्न थिंग। पर वो जितने भी प्लांट्स हैं वो स्क्रैच से नहीं सेटअप हुए हैं, वो धीरे 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 उनका अपग्रेडेशन हुआ है। ओवर टाइम्स वो आज की तारीख में जैसे हैं वैसे हैं। तो एक ये एंट्री बैरियर बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है अगर हम सही समय पे सही काम नहीं करते। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। 1981 में पहली पीसी आई थी, आईबीएम पीसी, और उसके बाद जो है पीसी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज लाइक एनीथिंग। वी लॉस्ट दैट मार्केट ऑफ पीसी मैन्युफैक्चरिंग इन दिस कंट्री। All our PCs actually were imported. Okay. We similarly lost our market for server manufacturing. All our servers are imported. We never export, we never manufacture, we never design. We lost our market in mobile designs. Fortunately, we have taken the right step today to do a mobile manufacturing. Last few years, mobile manufacturing is very high in India. Yes. We lost all our market for IoT, Internet of Things, controllers. Okay. We lost all our market on the processors because we never designed it. Okay. ARM came, Intel came, MIPS came, several other processor manufacturers came. Where are we? We don't exist. One of the major reasons for this is, for all these technologies, we don't have a large corporate infrastructure. All our support actually comes from the government.
And government, for whatever reasons of governance, they have to be transparent, they have to be competitive, they have to be fair, they have to be open, right? So in that process, they cannot only rely on technical evaluation. Okay. In corporates, they can only rely on technical evaluation, do only technical things, ensure that the technology is implemented. We don't have such large houses doing technology. That is the challenge, because technology market was always non-existent. It's only in recent times technology market has started growing. Okay. Agree, sir. Sir, last big question. Sir, you have guided so many students. So, what one piece of advice you would like to give every IIT Gandhinagar student who want to leave a mark in this world? I think simple guidelines. One is keep focusing on your current problem and current solution. You don't leave a mark. Mark is left because of your actions. यस सर. एंड सर आप कैसे चाहते हो कि आपके स्टूडेंट आज से 10 साल के बाद आपको याद करें? Oh, if they remember me by my name and saying that something that I did could change them, I think that's good enough. Give a thumbs up. So let's now move on to the rapid fire. हिस्ट्री में फर्स्ट बार होने जा रहा है कि someone is taking the viva of IIT's director. Wow. So let's get started. Are you ready? आपको वन वर्ड में आंसर देना है, यस और नो, वन वर्ड आंसर. रैपिड फायर क्वेश्चन. If not engineering, what field would have you gone into and why? Medicine, surgery. Yes, you want to be a doctor. What one book that changed your life? Who moved my cheese? Okay. Your favorite scientist, Indian or global? Albert Einstein, Okay. An Indian? Abdul Kalam. Wow. What you enjoyed more, being a student or being a director? Being a student, obviously, gave me freedom. Yes. One thing from IIT Gandhinagar that every other IIT and top engineering colleges should adopt. Campus, the campus beauty. Wow. Yeah, I visited 2 times. It is a beautiful. Among teaching, research, and leadership, what gives you the most satisfaction personally? Teaching. Teaching. Okay. And define yourself in 3 words. Hands-on, completely, would like to explore things, do things at my own. Thank you so much, sir, for joining me. And thank you, sir, for your time. And thank you for coming. So we have done the podcast with the IIT Gandhinagar's director, Professor Rajat Manna, sir. I hope you guys learned from it and execute this in your real life. Thank you for joining and stay tuned for the next episode. Thank you so much.